11th एडमिशन 2025। जी हाँ, जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया या फिर जो आगे सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड या फिर स्पॉट एडमिशन में एडमिशन कराने वाले हैं, ऐसे सभी बच्चों को जो इस साल इंटर में या 11th में एडमिशन करा रहे हैं, उनको 3 काम करना होगा। एडमिशन के बाद 3 काम करना जरूरी है और इसमें एक काम तो ऐसा है ना कि जिसको अगर आप नहीं करते तो आपका एडमिशन 100% कैंसिल हो जाता है। और ये एक बड़ी टेक्निकल चीज है जिसके बारे में बच्चे नहीं समझते, गलती कर देते हैं और बाद में आगे चल करके बहुत उनको पछताना पड़ता है क्योंकि उनका एडमिशन ही रद्द हो जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत बारीकी से समझनी है क्योंकि 11th एडमिशन के बाद ये तीनों काम आपका होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात की चर्चा तो पहले भी हो चुकी है। सबसे पहला काम जो करना पड़ता है कि एडमिशन कराने के बाद उसे अपडेट भी कराना पड़ता है। मतलब आपने ठीक है अपने स्कूल में जा करके एडमिशन करा लिया 11th में, लेकिन आपके स्कूल वाले उस एडमिशन को पोर्टल पर OFSS पर अपलोड करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। ये होना भी जरूरी है। अगर किसी का नहीं होता तो ऐसे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ऐसे बच्चे का नाम फिर ना तो सेकंड में आता है ना थर्ड में आता है, उनको फिर स्पॉट एडमिशन कराना पड़ता है। तो पहले तो आपको ये कंफर्म कर लेना है, सुनिश्चित कर लेना है कि आपका 11th एडमिशन अपडेट हो गया हो। जब अपडेट होता है तो ये मैसेज आता है कि आपका एडमिशन अपडेट हो चुका है, योर एडमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली इन फला स्कूल, ये मैसेज आता है। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो यूं समझिए ना कि बिहार के शिक्षा विभाग का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी है और साथ ही साथ एक क्रांतिकारी कदम भी है और वो है ई शिक्षा कोष। अब ई शिक्षा कोष क्या है? तो देखिए, इस ई शिक्षा कोष के लिए एक वेब पोर्टल यानी वेबसाइट भी बना हुआ है और इसी ई शिक्षा कोष के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना हुआ है। और ये ई शिक्षा कोष यूं समझिए ना कि बिहार के शिक्षा के क्षेत्र का एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जितने भी काम हैं, चाहे टीचर से संबंधित हो या फिर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से संबंधित हो, सारे काम ई शिक्षा कोष से किए जा रहे हैं और समय के साथ साथ ई शिक्षा कोष का जो काम है, इसका उपयोग है, ये बढ़ते भी जा रहा है। अब यही देखिए ना, पहले क्या था कि केवल शिक्षकों की उपस्थिति यानी अटेंडेंस बनता था इससे, अब बच्चों का अटेंडेंस बनना भी शुरू हो गया है। अभी सारे स्कूलों में शुरू नहीं हुआ है, अभी कई सारे स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर ये बच्चों की हाजिरी ई शिक्षा कोष से बनाई जा रही है। लेकिन इसके लिए अब बच्चों का अटेंडेंस जो है ना, अटेंडेंस बनाने का, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का दायरा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे स्कूलों को टैबलेट दिया जा रहा है और ये तो तय मानिए कि निकट भविष्य में बहुत जल्द सारे के सारे बच्चों का ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी। अब देखिए, ऑनलाइन हाजिरी जब इससे बनाई जाएगी तो उसके लिए इस पोर्टल पर बच्चे का नाम होना जरूरी है। नाम नहीं होगा तो हाजिरी नहीं बन पाएगी। हाजिरी नहीं बन पाएगी आपकी तो फिर जो 75% अटेंडेंस के रूल की वजह से कई तरह के नियम होते हैं वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर नाम होना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है कि इस पोर्टल पर नाम होगा तभी आपको किसी प्रकार के भी सरकारी बेनिफिट लाभ मिल पाएंगे। अब देखिए, ये लाभ कोई भी हो, अब चाहे साइकिल का पैसा हो, पोशाक का पैसा हो, छात्रवृत्ति का पैसा हो, नैपकिन का पैसा हो, जितने तरह के सरकारी लाभ मिलते हैं ना, वो सारे के सारे केवल उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर चढ़ाया गया होगा, एंट्री किया गया होगा। तो आपको एडमिशन के बाद ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि आपके स्कूल वालों ने आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एंट्री कर दिया है। और इसके लिए जरूरी है कि आपका एडमिशन के टाइम पर आधार कार्ड जमा हुआ हो, यानी एडमिशन जहां भी आपने लिया 11th में, उस वक्त आप एडमिशन फॉर्म के साथ अन्य डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर आधार कार्ड भी जमा किए हों। ये भी आपको सुनिश्चित करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आधार कार्ड से नाम मैच करने की वजह से भी ई शिक्षा कोष पर बच्चों के नाम की एंट्री नहीं हो पाती, तब भी दिक्कत होती है। तो चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस हो, चाहे सरकारी लाभ लेना हो, इसके लिए आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर होना जरूरी है। तो इस एंट्री को सुनिश्चित कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि ई शिक्षा कोष पर मेरा नाम एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए, बच्चों को फिलहाल चेक करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हाँ, आपके टीचर चाहें, आपके स्कूल वाले चाहें तो आपको चेक करके दिखा सकते हैं कि आपका नाम ई शिक्षा कोष पे डाला गया कि नहीं डाला गया, लेकिन टीचर ही दिखा सकते हैं, स्कूल वाले ही दिखा सकते हैं। अभी तक बच्चों को देखने या चेक करने की
सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। भविष्य में अगर होगा तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा, आप स्वयं भी चेक कर पाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। अब तीसरी बात और तीसरा काम जो करना है, और बहुत टेक्निकल चीज जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि जो बच्चे नहीं करते और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। देखिए जैसे ही स्पॉट एडमिशन खत्म होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद तुरंत आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, और थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद तुरंत आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट, जो कि इंटर एडमिशन कहें या 11th एडमिशन कहें, उसका आखिरी स्टेप होता है। और इस आखिरी स्टेप का यानी स्पॉट एडमिशन का डेट फाइनली खत्म होते ही हफ्ता 10 दिन होते होते 11th का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। अब 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आप वहीं जाकर के, जहां आपने एडमिशन कराया वहीं जाकर के आपको 11th का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, अब होता क्या है ना, किसी किसी बच्चे को उस वक्त ये मन में आता है कि नहीं हम अब 2027 में एग्जाम नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि जो 2025 में एडमिशन ले रहा है उसका इंटर का एग्जाम होगा 2027 में, तो अगर किसी बच्चे को 2027 में एग्जाम नहीं देना है तो वह क्या करता है ना कि रजिस्ट्रेशन कराना ही छोड़ देता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो टेक्निकल गलती करते हैं बच्चे, कि अगर आप एडमिशन कराए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आपको 27 में एग्जाम नहीं देना, आपको 28 में ही एग्जाम देना है, 29 में ही एग्जाम देना है, तो आप सिर्फ एडमिशन करा के मत छोड़िए, एडमिशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आप उसी एडमिशन और उसी रजिस्ट्रेशन से 2027 का एग्जाम ना भी देना चाहें तो 28 में दे सकते हैं, 29 में दे सकते हैं। आपको दोबारा एडमिशन भी नहीं करवाना पड़ेगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ एडमिशन करा के छोड़ देते हैं और फिर आपका मन हुआ कि नहीं हम 28 में फिर एग्जाम देंगे, तो फिर वो एडमिशन कैंसिल। अगर आपको दोबारा इंटर का एग्जाम देना है तो दोबारा एडमिशन इंटर में 11th में करवाना पड़ेगा और वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सेम प्रोसेस OFSS पर ऑनलाइन कीजिए, मेरिट लिस्ट आएगा, नाम आएगा, स्कूल में जाइए, एडमिशन कराइए। अब जब एडमिशन कराने स्कूल में जाएंगे तो उस वक्त फिर से आपसे TC मांगी जाएगी, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब वो तो आपने पहले ही जमा कर दिया है, कहाँ से लाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म होते ही, जैसे ही 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट आए तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको एग्जाम ना भी देना है तो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, उसको रखे रहिए। आगे आपको 28, 29 जब भी एग्जाम देना हो, बस डायरेक्ट आपको उस वक्त केवल एग्जाम फॉर्म भरना होगा, ना एडमिशन कराना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बस डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरना होगा एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में और एग्जाम दे सकेंगे आप इंटर का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये तीनों काम होने वाले हैं आपके स्कूलों में 11th के एडमिशन के बाद। इनमें से कोई अगर डाउट आपको बच गया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।